हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, एक्जिमा। तो एक्जिमा के बारे में चलो बताते हैं। एक्जिमा एक तरह की स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन पर जगह जगह सूजन, खुजली और दरारें, खुरदरापन हो जाता है। कुछ प्रकार एक एक्जिमा फफोले भी पैदा कर सकता है। एक्जिमा संक्रामक नहीं होता है। मतलब ये है इसका, जैसे मैं अलग शब्दों में थोड़ा बताऊं कि एक्जिमा एक तरह की स्किन डिसीज है। मतलब कि जो स्किन डिसीज का मतलब है त्वचा रोग, ठीक है ना। और जिसमें स्किन पर जगह जगह सूजन और खुजली, दरार और खुरदरापन हो जाता है। तो स्किन पर जगह जगह सूजन मतलब ये है जी, जो लालिमा आ जाती है एक तरह से, जैसे कि स्किन पर रेड जो रहते हैं, थोड़ा निशान टाइप के हो जाते हैं। तो और खुरदरापन ऐसे समझ लो जैसे अगर कोई ऐसे खुजली करते हैं तो एक स्क्रैच टाइप की हो जाती है, जैसे ड्राई स्किन में हो जाती है उस टाइप से। जो स्किन रहती है वो एकदम से खुरदुरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक्जिमा के ही लक्षण होते हैं, इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। और कुछ प्रकार के एक्जिमा फफोले भी पैदा कर सकते हैं। फफोले मतलब ये कि जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह होता है, तो उस टाइप में जब ऐसे बड़े से हो जाते हैं, उसमें थोड़े छोटे होते हैं, ऐसे फफोले पैदा कर देता है। लेकिन इसमें भी ये क्या है, उसी टाइप के कुछ ऐसा रहता है कि ये भी फफोले पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्जिमा संक्रामक नहीं होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि एक्जिमा संक्रामक नहीं होता है। जैसे कि जुकाम होता है, जुकाम है, खांसी है, तो ये थोड़ा संक्रामक होते हैं। तो इस तरीके से एक्जिमा संक्रामक नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कुछ लोग एक्जिमा की जगह एटोपिक डर्मेटाइटिस देखना, कुछ लोग एक्जिमा की जगह एटोपिक डर्मेटाइटिस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक्जिमा का एक प्रकार है। एटोपिक शब्द उन स्थितियों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से समस्या होती है, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा और फीवर शामिल है। डर्मेटाइटिस शब्द का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन और लालिमा, ठीक है ना। अब ऐसे देख सकते हैं कि कुछ लोग एक्जिमा शब्द, जैसे अगर एक्जिमा एक स्किन डिसीज है तो मैंने आपको बता ही दिया है। और स्किन डिसीज ये है कि कुछ लोग उसकी जगह एक्जिमा शब्द का प्रयोग ना करके एटोपिक डर्मेटाइटिस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो एटोपिक डर्मेटाइटिस शब्द है वो एक्जिमा का एक प्रकार है, क्योंकि एक्जिमा के कई प्रकार होते हैं और उन प्रकार में से एटोपिक डर्मेटाइटिस भी एक प्रकार है, ठीक है ना। तो एटोपिक शब्द उन स्थितियों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से समस्या होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये एटोपिक शब्द ऐसी स्थितियों को दिखाता है, एक स्थितियों के संग्रह को मतलब संदर्भित करता है, दिखाता है कि जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी वजह से समस्या होती हैं, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा और फीवर शामिल है। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से जो समस्याएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा और फीवर शामिल। तो यही है कि जो एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब कि एक्जिमा का एक प्रकार है। तो इसमें एक्जिमा, तो इसके वो दिखते हैं। अस्थमा मतलब कि जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, वो उसको अस्थमा कहते हैं, ठीक है ना। और अस्थमा और फीवर शामिल है। फीवर मतलब जो बुखार रहता है, ज्वर बोलते हैं उसको, ठीक है, ज्वर बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं, और बुखार भी बोलते हैं, फीवर इंग्लिश शब्द, ठीक है। डर्मेटाइटिस शब्द का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन, सूजन और लालिमा। तो स्किन में इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन शब्द का मतलब होता है, देखो डर्मेटाइटिस शब्द का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। अब इन्फ्लेमेशन शब्द का मतलब होता है सूजन और लालिमा, ओके, सूजन और लालिमा। तो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नट्स और डेयरी एक्जिमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती हैं। पर्यावरणीय ट्रिगर में धुआं, पराग, साबुन और सुगंधित प्रोडक्ट शामिल हैं। उम्र के साथ कुछ लोगों में एक्जिमा
खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जबकि अन्य लोगों के यह पूरी ज़िंदगी रह सकता है, ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ खाने वाले पदार्थ जो होते हैं जैसे नट्स और डेयरी, मतलब कि ये जैसे नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मूंगफली के दाने हैं, इस टाइप से, ठीक है ना, ये आ जाते हैं, एक्जिमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ट्रिगर का मतलब होता है किसी घटना का कारण बनना, समझ रहे हो ना। तो एक्जिमा के लक्षणों का कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। पर्यावरणीय ट्रिगर में धुआं, मतलब जो पर्यावरण देखा जाए तो उसमें धुआं है, एक्जिमा का कारण बन रहा है ये, धुआं है, पराग मतलब ये जो प्लांट्स में निकलते हैं, ठीक है ना, फूल खिलने से पहले रहते हैं उसमें, फूल में रहते हैं, सॉरी। साबुन और सुगंधित प्रोडक्ट, जितने जो अधिक सुगंध वाले प्रोडक्ट शामिल हैं, ठीक है ना। उम्र के साथ कुछ लोगों में, मतलब ये है कि कुछ लोगों में ये उम्र के साथ ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा कह सकते हैं, खुद ब खुद, मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है ना। और जबकि अन्य लोगों के यह पूरी ज़िंदगी तक रह सकता है, और कुछ लोगों में ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उनके साथ ही लाइफ टाइम तक रह सकता है, ठीक है ना। तो एक्जिमा, अब देखते हैं एक्जिमा के प्रकार बताते हैं आपको। तो एक्जिमा के प्रकार देखिए, प्रत्येक प्रकार के एक्जिमा का अपना खुद का लक्षण और ट्रिगर, किसी मतलब लक्षण, ट्रिगर का मतलब वही है, यहाँ मैंने कोष्टक में लिख रखा है, किसी घटना का कारण बनना, ठीक है ना। तो ट्रिगर होता है, एक्जिमा को 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब जो एक्जिमा के प्रकार हैं उनको 7 वर्गों में बताया गया है, 7 प्रकारों, जो हाँ उसके जो प्रकार हैं वो 7, एक्जिमा के जो प्रकार हैं उनको 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं वो 7 कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस, डिसहिड्रोटिक एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, डिसहिड्रोटिक एक्जिमा, हाथ पर एक्जिमा, न्यूरोडर्मेटाइटिस, न्यूमुलर एक्जिमा, स्टेटस डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके, तो ये इतना हो गया। एटोपिक डर्मेटाइटिस को हम थोड़ा आपको डिफाइन करके बताते हैं कि एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा का सबसे आम रूप है। आम रूप मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा सामान्य है। ओके, यह आमतौर पर, मतलब कि सामान्य तौर पर बचपन में शुरू होता है और अक्सर समय के साथ इसकी गंभीरता कम हो जाती है। यह वयस्कता में ख़त्म भी हो जाता है। मतलब वयस्कता में ये है कि जब बड़े होते हैं बचपन में तो ये क्या करता है, मतलब अक्सर बचपन में शुरू होता है और अक्सर समय के साथ इसकी गंभीरता कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, समय के साथ साथ ये थोड़ा इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, और वयस्क मतलब कि जब बड़े हो जाते हैं तो ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रकार क्या है, डिसहिड्रोटिक एक्जिमा हाथों और पैरों पर छोटे फफोले बनाने का कारण बनता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह अधिक आम है, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, डिसऑर्डरेटिक एक्जिमा जो है तो ये पैरों पर छोटे फफोले बनाने का कारण करता है, मतलब कि बनता है। तो इसमें क्या है, जो पैर होते हैं उनमें छोटे छोटे टाइप के फलक पड़ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फफोले मतलब वही होता है, जैसे मैंने बताया चिकन पॉक्स में हो जाते हैं, इसमें थोड़े बड़े रहते हैं, एक्जिमा में किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बनाने का कारण बनता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। तो ऐसा देखा गया है कि ये पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में अधिकतर होता है, ठीक है ना। और बहुत सामान्य बात है कि महिलाओं में होना है। हाथ पर एक्जिमा, इसका जो तीसरा प्रकार है वो है हाथ पर एक्जिमा। तो हाथ पर एक्जिमा जो केवल हाथों को प्रभावित करता है उसे हाथ का एक्जिमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका तो नाम से समझ में आ रहा है कि हाथ पर एक्जिमा, तो एक्जिमा जो केवल हाथों को प्रभावित करता है उसे हाथ का एक्जिमा कहा जाता है। यह उन लोगों में होता है जो हेयर ड्रेसिंग या सफाई जैसी नौकरी करते हैं, जहां
वह लोग नियमित रूप से रसायनों का उपयोग करते हैं जो त्वचा को परेशान करते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं जो हाथों का एक्जिमा होता है वो ऐसे होता है क्योंकि जो लोग हेयर ड्रेसिंग वगैरह करते हैं या ऐसा समझ लो कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, पार्लर वगैरह पर ये लोग अनेकों प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से ये, या जो लोग सफाई जैसी नौकरी करते हैं, ठीक है ना, अब क्या रहता है जहाँ लोग नियमित रूप, तो ये क्या है, ये रसायनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स जो रहते हैं अनेक प्रकार के, तो ये लगातार करते रहते हैं, उनका जो वर्क रहता है डेली का, तो जिसकी वजह से भी त्वचा में दिक्कत आ जाती है और उनको अक्सर क्या है कि हाथों का एक्जिमा ही होता है, ठीक है। अब इसका चौथा प्रकार देखते हैं जो 4 नंबर का है। तो न्यूरोडर्मेटाइटिस जो है, न्यूरोडर्मेटाइटिस एटोपिक, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से समझना, न्यूरोडर्मेटाइटिस एटोपिक ये एक अलग नाम है। न्यूरोडर्मेटाइटिस एटोपिक एटोपिक डर्मेटाइटिस के समान है, मतलब जो न्यूरोडर्मेटाइटिस है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस के समान है, ठीक है ना। यह मोटी स्कैल्पेज बना देता है जो त्वचा पर उभर आता है, मतलब ये इस तरीके से जैसे अगर अपन खुजली करते हैं जो भी है ऑटोमेटिकली अपने स्किन पर जो है एक रेड कलर की मोटी सी मतलब वो इस जैसे स्किन हो जाती है तो उसमें रेड कलर का वो पड़ जाता है, एक ऐसा कहें कि एक उभरा हुआ सा निशान पड़ जाता है, ठीक है ना, जो अलग ही दिखता है, रेड हो जाएगा तो वो समझ आ जाएगा कि ये एक्जिमा का प्रकार ही है। न्यूमुलर एक्जिमा इस प्रकार का एक्जिमा सिक्के के आकार का स्पॉट त्वचा पर बना देता है। न्यूमुलर एक्जिमा अन्य प्रकार की एक्जिमा से बहुत भिन्न होता है और इसमें बहुत खुजली होती है, ठीक है ना। इसका जो 5वां प्रकार था वो है न्यूमुलर एक्जिमा। तो न्यूमुलर एक्जिमा मतलब इसमें ये है कि इस प्रकार का एक्जिमा जो न्यूमुलर एक्जिमा होता है, इस जो न्यूमुलर एक्जिमा होता है तो उसमें क्या होता है कि सिक्के के आकार का, मतलब एक कॉइन, सिक्का मतलब कॉइन्स, ठीक है ना, तो कॉइन के आकार का वो क्या करता है, एक स्पॉट बना देता है त्वचा पर, ठीक है, एक गोल स्पॉट बन जाएगा सर्कल टाइप का जो, तो उसको न्यूमुलर एक्जिमा के अंतर्गत रखा जाता है, ऐसे कैसे न्यूमुलर एक्जिमा का लक्षण होता है वो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि बहुत भिन्न होता है, ये बहुत अलग होता है, ठीक है। न्यूमुलर एक्जिमा अन्य प्रकार के एक्जिमा से बहुत अलग होता है। इसमें क्या है, जब न्यूमुलर एक्जिमा होता है तो इसमें खुजली बहुत होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेटिस डर्मेटाइटिस, जो कि इसका 6वां प्रकार है, स्टेटिस डर्मेटाइटिस। तो स्टेटिस डर्मेटाइटिस तब होती है जब आपकी त्वचा में कमजोर नसों में तरल पदार्थ बहता है। यह तरल पदार्थ सूजन, त्वचा का लाल होना और दर्द का कारण बनता है, ठीक है। तो स्टेटिस डर्मेटाइटिस जो है ये तब होती है जब आपकी त्वचा में कमजोर नसों में तरल पदार्थ बहता है, मतलब ये जो जैसे स्किन जो अपनी जो नसें रहती हैं तो उसमें क्या है कि जो तरल पदार्थ है तो नसें ना कमज़ोर हो जाती हैं, इसमें तरल पदार्थ बहता है और यह तरल पदार्थ सूजन, त्वचा का लाल होना और दर्द का कारण बनता है। यही है कि इस तरल पदार्थ के कारण स्किन पे सूजन भी आ जाती है, त्वचा लाल भी हो जाती है और दर्द भी होता है, तो ये इसके भी कारण होते हैं जो स्टेटिस डर्मेटाइटिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यदि आपकी त्वचा लाल या उस पर खारिश है जो आपके द्वारा छूने वाले पदार्थों की प्रतिक्रिया के कारण हुई है तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। मतलब ये है कि यदि आपको त्वचा लाल या उस पर खारिश है जो आपके द्वारा छूने वाले पदार्थों की प्रतिक्रिया के कारण हुई है तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। जैसे कि किसी को एलर्जी होती है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे किसी को डिटर्जेंट पाउडर है, साबुन है और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका वो प्रयोग करते हैं तो उनको जैसे उन्हें मना होता है और उन्हें उस चीज़ से जो वही है एलर्जी की एक्जिमा हो जाता है, स्किन डिसीज एक तरह की, तो अगर वो उसका प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है कॉन्टैक्ट, मतलब वो उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ गए, जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्जिमा के कारण। तो एक्जिमा के क्या कारण हैं? एक्जिमा के कारण एक्जिमा अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से होता है जो किसी ट्रिगर के संपर्क में आने
पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है। मतलब मैंने बताया था ट्रिगर का मतलब किसी घटना का कारण बनना, ठीक है ना। तो एक्जिमा अति सक्रिय मतलब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से होता है, ठीक है ना। अब प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है कि अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी इसको ये लगता है जैसे ट्रिगर के संपर्क में आने पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है। मतलब उसको लगता है कि कुछ चीज़ें बॉडी में एक्स्ट्रा हो गई हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को बॉडी से हटा देता है और उनकी वजह से भी एक्जिमा का ये होता है। तो इसमें भी होता है, इसमें भी दिक्कत आती है। और कभी कभी ऐसे भी होता है जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, उनकी वजह से भी एक्जिमा। और अगर एक्जिमा की जैसे कि कोई भी पर्यावरण प्रभाव समझ लो, धूल है जिसकी वजह से भी स्किन डिसीज़ होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत जल्दी असर करती है, समझ गए। कभी कभी एक्जिमा शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रोटीन के खिलाफ असामान्य प्रतिक्रिया का कारण होता है। तो ये बात तो ठीक है, कभी कभी एक्जिमा शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रोटीन के खिलाफ असामान्य प्रतिक्रिया का कारण होता है। मतलब यह कभी कभी जो एक्जिमा है वो बॉडी में नेचुरल तरीके से जो अपनी बॉडी में जो प्रोटीन होता है तो वो क्या करता है उसके खिलाफ, ठीक है ना, एब नॉर्मल प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना, असामान्य प्रतिक्रिया के कारण होता है। असामान्य प्रतिक्रिया मतलब अगर जो बॉडी में जो प्रोटीन पहुंचता है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो जो काम कर रहा है अगर वो असामान्य तरीके से कर रहा है तो उसके कारण भी एक्जिमा हो जाता है, ठीक है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के प्रोटीन को लेकर कोई हरकत नहीं करती है और केवल बाहरी सेल्स जैसे बैक्टीरिया या वायरस के प्रोटीन पर हमला करती है। तो यही वही चीज़ आ गई कि मोस्टली तो क्या होता है, सामान्यतः जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के प्रोटीन को लेकर कोई हरकत नहीं करती, वो कोई हरकत नहीं करती है ऐसे, और केवल बाहरी सेल्स जैसे बैक्टीरिया या वायरस के प्रोटीन पर हमला करती है। तो वही चीज़ है, जो बाहरी सेल्स वायरस या बैक्टीरिया हैं जो, तो इनके प्रोटीन पर हमला करती है। तो वही है कि उसे वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद ये बाहरी हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब वो मोस्टली ऐसा ही करती है, ठीक है ना। एक्जिमा में प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों के बीच अंतर बताने की क्षमता खो देती है, जो इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। तो इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था, त्वचा पर लालिमा या सूजन होती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। एक्जिमा में प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों के बीच अंतर बताने की क्षमता खो देती है। जिससे एक्जिमा हो जाता है तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो क्या करता है कि एक्जिमा में और उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली में दोनों में का जो उसके बीच का अंतर होता है उस बताने की क्षमता खो देती है, ठीक है ना, जो इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिसकी वजह से सूजन और लालिमा आती है। जब त्वचा पर एक्जिमा के एक या एक से अधिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उस स्थिति में एक्जिमा फ्लेयर अप यानी अचानक बढ़ना, फ्लेयर अप का मतलब है यानी अचानक बढ़ना कहा जाता है। एक्जिमा फ्लेयर अप के आम ट्रिगर में शामिल है। ट्रिगर किसी घटना का कारण बनना मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अब यही है, जब त्वचा पे एक से अधिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उस स्थिति में एक्जिमा, देखो अगर कभी कभी त्वचा पे एक से अधिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे एक्जिमा फ्लेयर अप कहा जाता है। और इसे फ्लेयर अप के आम ट्रिगर में शामिल किया गया है, कई घटनाओं से जोड़कर शामिल किया गया है, जैसे कि क्लीनर और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले रसायन जो त्वचा को ड्राई बनाते हैं। देखो मैंने कहा था ना, तो ये क्लीनर मतलब यही है, जो क्लीन करने वाले जो डिटर्जेंट मतलब जो वो रहते हैं, केमिकल्स वगैरह बहुत सारे प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है ना, और त्वचा को ड्राई बनाते हैं। ऊन की खुरदुरी खरोशदार मटेरियल, ये भी है। सिंथेटिक कपड़े, शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना, तापमान में परिवर्तन, कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये है बॉडी की नमी में अचानक गिरावट, मतलब नमी में अचानक गिरावट मतलब यही है जो आपका तो जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। तनाव, स्ट्रेस का ये साइकोलॉजिकल क्या है कि इस स्ट्रेस, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि जो स्ट्रेस है इसका साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है ना। फूड एलर्जी, पशु के बाल, ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण, ठीक है ना। ये जो ऊपरी श्वसन
तंत्र संक्रमण होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है एक्जिमा, ठीक है। तनाव स्ट्रेस होता है। तो देखते हैं एक्जिमा के उपचार या बचाव। यदि किसी को एक्जिमा होता है तो उस पर क्या करें, नारियल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, ये भी स्ट्रेस के कारण होता है और ये भी एक्जिमा का प्रकार है, तो इसमें आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं और अगर नारियल का ऑयल लगाते हैं उसमें भी आराम मिलता है। अब बचाव क्या है, बचाव ये तनाव को कम करो, कठोर साबुन मतलब जिसमें हार्ड केमिकल रहते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग ना करें, मतलब ये सब, ठीक है। ओके, अब जैसे तनाव से स्किन पर पड़ने वाले प्रभाव देखो, जो स्ट्रेस के द्वारा पड़ते हैं तो ये समझ लो ये मानसिक प्रभाव भी रहता है, क्योंकि तनाव के द्वारा हो रहा है तो ये मानसिक प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो तनाव त्वचा को तेजी से रफ बना देता है, रफ मतलब ये ड्राई, ओके, तो रफ बना देता है और एजिंग की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब ये है स्ट्रेस तनाव की वजह से चेहरे पर पिंपल, दाने और सूजन आदि आ सकते हैं। जब कोई स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आता है और उनका जो हार्मोन्स हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण भी चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं और ये भी एक्जिमा का कारण है और ये भी एटोपिक एक्जिमा आदि स्किन डिसीज भी हो सकते हैं इससे, ठीक है ना। तनाव के कारण हार्मोन्स बिगड़ सकता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है, लेकिन इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं। तनाव के कारण हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ सकता है और त्वचा ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इन सभी वजह से चेहरों पर झुर्रियाँ भी आ जाती हैं। तनाव न सिर्फ मानसिक सेहत को प्रभावित करता है, देखो मैंने कहा था इसका जो है मानसिक प्रभाव काफ़ी पड़ता है, तो मानसिक सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि इसकी वजह से आपकी स्किन को भी नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। शोधों में पाया गया है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर आपके चेहरे पर नज़र आता है। तनाव की वजह से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो स्किन पर कई तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि जो हार्मोन्स का मतलब जो स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स का बदलना रहता है या हार्मोन्स का अनबैलेंस होना होता है, तो हार्मोन्स जब संतुलित अवस्था में नहीं रहते हैं, उनका अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं और त्वचा मतलब ये त्वचा ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो भी स्ट्रेस की वजह से। तो ये और तनाव न सिर्फ मानसिक सेहत को, मतलब ये है तनाव मानसिक सेहत को भी बहुत प्रभावित करता है और इसकी वजह से स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना। अब शोधों में पाया गया है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर आपके चेहरे पर पड़ता है, मतलब स्ट्रेस अगर कोई लेता है, मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर आपके चेहरे पर पड़ता है या नज़र आता है, ठीक है ना। तनाव की वजह से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तनाव से क्या है, तनाव की वजह से हार्मोन्स का काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे कई तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।